माई सेल्फ राजेंद्र शर्मा। आज हम जो सॉल्यूशन है उसमें जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे, यानी क्वथनांक में उन्नयन। जब हम किसी जो वाष्पशील द्रव होता है उसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ या लवण को मिलाते हैं तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि हो जाती है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इसे ही हम क्वथनांक में उन्नयन या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ये क्यों होता है? इसका रीज़न है वाष्प दाब में कमी, यानी किसी वाष्पशील द्रव में या विलायक में यदि लवण या अवाष्पशील पदार्थ को मिलाया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है, और यह कमी उतनी ही अधिक होती है जितने की लवण या अवाष्पशील पदार्थ को हम मिलाते हैं। यानी जितनी मात्रा हम उस वाष्पशील द्रव में मिलाते हैं उसके वाष्प दाब में, यानी जो वेपर प्रेशर है उसमें उतनी ही अधिक मात्रा में कमी आ जाती है। अब यदि हम अलग अलग सांद्रता के विलयन तथा एक शुद्ध विलायक को लेकर के उनके वाष्प दाब और तापमान के मध्य ग्राफ खींचें तो इस प्रकार से ग्राफ आती हैं, जिसमें विलायक के लिए जो ग्राफ है या कर्व है, यानी जो शुद्ध विलायक है या जो द्रव है उसके लिए कर्व बनेगी, वो AB कर्व यहाँ पे दर्शाई गई है। जबकि सॉल्यूशन फर्स्ट के लिए कर्व CD है और सॉल्यूशन सेकंड के लिए जो कर्व है वो EF है। और यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि सॉल्यूशन सेकंड की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है सॉल्यूशन फर्स्ट से, जबकि AB जो कर्व है वो AB कर्व शुद्ध वाष्पशील द्रव के लिए है। इसके लिए जो इसका जो क्वथनांक शुद्ध द्रव के लिए जो क्वथनांक है वो T0 से दर्शाया गया है, T0 या T0, जबकि सॉल्यूशन फर्स्ट के लिए क्वथनांक T1 और सॉल्यूशन सेकंड के लिए क्वथनांक T2 है। और जो वाष्प दाब है क्वथनांक पर विलायक के लिए P0 है और सॉल्यूशन फर्स्ट के लिए P1 और सॉल्यूशन सेकंड के लिए P2 है। यानी जो वाष्प दाब में जो कमी है वो हम देखते हैं कि जैसे जैसे पदार्थ या अवाष्पशील पदार्थ को मिलाया जाता है वैसे वैसे वाष्प दाब में कमी होती जाती है। अब कमी होने के कारण उसके क्वथनांक में वृद्धि होती है, यानी क्वथनांक में उन्नयन होता है। तो जो सॉल्यूशन फर्स्ट है उसके लिए क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा TB इज इक्वल टू T1 माइनस T0। ये जो सॉल्यूशन है उसमें विलायक वही है जो कि एक शुद्ध वाष्पशील द्रव है, वो एक विलायक की तरह काम कर रहा है, और उसमें हमने अवाष्पशील लवण या अवाष्पशील विलय को मिला दिया है जिससे सॉल्यूशन बना, और सॉल्यूशन का जो क्वथनांक है उसमें वृद्धि हो जाती है। कितनी वृद्धि होती है? T1 माइनस T0, जो कि GH की लेंथ के बराबर होगी, ये वृद्धि हो जाएगी। और जो द्वितीयक सॉल्यूशन है सॉल्यूशन सेकंड, उसके लिए क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा TB2 इज इक्वल टू T2 माइनस T0, या फिर इसकी का मान GI के बराबर होगा। और वाष्प दाब में अवनमन, क्योंकि अवाष्पशील पदार्थ को मिलाया है तो वाष्प दाब में कमी होगी, तो वाष्प दाब में सॉल्यूशन फर्स्ट के लिए वाष्प दाब में कमी होगी P0 माइनस P1, और ये GH के बराबर होगा।
और सॉल्यूशन सेकंड के लिए जो वाष्प दाब में कमी होगी वो डेल्टा P2 इज इक्वल टू P0 माइनस P2, जो कि GK की लेंथ के बराबर इसका मान होगा। अब हम यदि ये जो सॉल्यूशन लिए हैं ये ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं है, यानी अत्यंत तनु है, तो तनु होने के कारण इनकी ये जो कर्व हैं ये लगभग एक दूसरे के समानांतर हैं। ये क्या है, एक दूसरे के समानांतर हैं, यानी विलयन तनु है अतः विलयनों की वक्र विलायक के वक्र के समानांतर है। तो त्रिभुज GHJ और त्रिभुज GIK एक दूसरे के क्या हैं, समरूप हम मान सकते हैं। इनको हम क्या मान सकते हैं, समरूप। GHJ और GIK एक दूसरे के क्या हैं, समरूप हैं। तो समरूप होने के कारण जो हम इक्वेशन यहाँ से ले सकते हैं, GIH अपॉन GI बराबर GJ अपॉन GK, यानी GH अपॉन GI बराबर GJ अपॉन GK, यानी जो आधार आधार है और लंब लंब है वो हमने इसमें रख दिया है। तो इसकी जो GH का मान T1 माइनस T0 अपॉन GI का मान T2 माइनस T0 बराबर GJ का मान P0 माइनस P1 और GK का मान P0 माइनस P2 है। अब हमने इसको शॉर्ट में रख सकते हैं हम इसको, यानी डेल्टा TB1 अपॉन डेल्टा TB2 इज इक्वल टू डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा P2। अब हमने P0 का इसमें भाग दे दिया है ऊपर नीचे, तो हो जाएगा बराबर डेल्टा P1 अपॉन P0 अपॉन डेल्टा P2 अपॉन P0। अब यहाँ से हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा TB1 प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P अपॉन P0, यानी ये जो वाष्प दाब में जो परिवर्तन है, आपेक्षिक परिवर्तन, वो समानुपाती होगा जो क्वथनांक है उसमें उन्नयन के, या क्वथनांक में जो परिवर्तन है उसके समानुपाती होगा। और जो राउट का नियम है वो है कि डेल्टा P अपॉन P0 इज इक्वल टू x1 क्या है, मोल भिन्न, जो विलय है उसका मोल फ्रैक्शन या मोल भिन्न है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा TB प्रोपोर्शनल टू x1। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू AX1। A क्या है, समानुपाती स्थिरांक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसे हम जो बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट भी कह सकते हैं। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू A डॉट N अपॉन, हमने मोल भिन्न का मान रख दिया है, स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू A डॉट स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो तनु सॉल्यूशन है, यानी जो विलायक के मोलों की संख्या है विलय के मोलों की तुलना में बहुत ज़्यादा है, यानी n स्मॉल n प्लस कैपिटल N लगभग बराबर होगा कैपिटल N के। तो हम इसे स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N को लगभग बराबर मान सकते हैं स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू A डॉट स्मॉल n अपॉन कैपिटल N, और स्मॉल n क्या होगा, विलय का भार अपॉन विलय का अणुभार अपॉन विलायक का भार अपॉन विलायक का अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू A डॉट स्मॉल w इंटू कैपिटल N अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। स्मॉल w क्या है, विलय का भार, और स्मॉल m क्या है, विलय या सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट, और कैपिटल M क्या है, कैपिटल M विलायक का अणुभार, और कैपिटल W क्या है, विलायक का भार। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा TB
इज इक्वल टू स्मॉल के बी स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इनटू कैपिटल W। तो के बी इज इक्वल टू कैपिटल A डॉट कैपिटल M। यहाँ पे हमने जो m है उसको कैपिटल A से गुणा कर दिया है, तो के बी का मान आ जाएगा, जो कि क्या है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक इसको कहेंगे। इसकी का जो दूसरा रूप है वो है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू कैपिटल के स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W इंटू 1000 से इस यहाँ पे गुणा किया है, तो कैपिटल के बी बराबर होगा स्मॉल के बी अपॉन 1000, जिसे कि हम मोलल उन्नयन स्थिरांक या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं। और मोलल एलिवेशन कांस्टेंट की जो वैल्यू है थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग वो है कैपिटल के बी इज इक्वल टू कैपिटल R टी नॉट का स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच म्यू इंटू 1000। डेल्टा एच म्यू क्या है, विलायक के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, और कैपिटल R क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट। तो इस तरीके से हम कैपिटल के बी का मान भी ज्ञात कर सकते हैं।